और उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही तो वहाँ की जो जनता थी वो उन्हें, जो मोहम्मद मोसादिक थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देता है। राजा वहीं पे थे, राजा को भी सेम पावर मिला था, लेकिन उसके उनके पैरेलल में ही उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और वो भी रूल करने लगते हैं क्योंकि उनके पास जनता का सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद ही 1957 में मोहम्मद रेजा को इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं दोनों देश मिलकर कि वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के मोहम्मद मोसादिक, उन्हें अपने जगह से हटा दिया जाता है। उनके जो भी पावर थी उन्हें हटा दिया जाता है और फिर एज इट इज चलते रहता है। नमस्कार दोस्तों, एयर 1819 विलियम डी डार्की नाम का एक व्यक्ति उस समय पे ऑयल माइन करके ऑयल निकालने के लिए फेमस था और खास करके ऑस्ट्रेलिया में वो फेमस था। और उसी समय उसे एक रिपोर्ट हाथ में लगती है जिसमें पता चलता है कि ईरान में तेल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदा उठा के वो उस समय के वहाँ के जो किंग हुआ करते थे मुजाफर अल दीन करके, उनसे वो एक एग्रीमेंट साइन करवा के और एक डील कर लेता है जिसमें कहा जाता है कि मैं 60 साल तक वहाँ पे तेल ढूंढूंगा और अगर तेल मिल जाएगा तो उसके बाद प्रॉफिट का 16% उसे दिया जाएगा और कुछ एनुअल अमाउंट भी सेट किया जाता है और वो दिया जाएगा। और इसके बारे में अगर हमें पूरा जानना है और इसके ज्योग्राफी को अगर हमें पढ़ना है तो आज से थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। ईयर 1804, उस समय पे ये इंडिया है, ये रसिया है और ये ईरान है। जियोपॉलिटिकल के हिसाब से भी यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और जो यहाँ का ट्रेड का जगह है, इसके हिसाब से दोनों देश को उस समय पे इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश मान लीजिए, तो दोनों को वहाँ ईरान पे रूल करना मतलब उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये दोनों चाहते हैं कि हम जैसे ही मौका मिले हम उन पर, और ये मौका मिलता है रसिया को सबसे पहले मई 1804 को ही वो ईरान पे अटैक करके और कुछ जगह को कैप्चर करके वहाँ पे अपना एक ट्रीटी साइन ज़बरदस्ती करवा देते हैं और कुछ जगह पे अपना आर्मी कैंप बना के और अपना ट्रेड जारी रखते हैं। और उसके बाद ही 1857 में जो ब्रिटिश थे वो भी वहाँ पे अटैक करके, और वो भी जैसे रसिया उधर से किया था इधर से ब्रिटेन करके और सेम ट्रीटी साइन करवा के कई कुछ जगह पे कैप्चर करके और वहाँ पे अपना व्यापार चालू करता है। और जहाँ पे ब्रिटिश ने ईरान में कैप्चर किया था वहीं पे आगे चल के तेल निकलता है। तो बहुत दिनों तक जो विलियम डी डार्की था वो लगभग 20 सालों तक वहाँ पे 10-20 सालों तक वहाँ पे ऑयल खोजते रहता है, माइनिंग करते रहता है, लेकिन उसे मिलता नहीं और उसने अपना सारा पैसा भी लगा दिया था। और इसी के दौरान जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो विलियम डी डार्की था उसे फंड देके और कुछ शेयर अपने पास रख लेते हैं। और फिर 1908 में एक मानिए तो जैकपॉट हाथ में लगता है और वहाँ पे ऑयल मिल जाता है और उससे ब्रिटिश जो है प्रॉफिट जनरेट करके वहाँ पे जो एनुअल अमाउंट सेट था वो भी देते हैं और 16% भी देते हैं। और उसी के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो उससे खुश नहीं है। और ईरान में उससे कुछ साल पहले ही वहाँ पे एक उलेमा नाम का जैसे संगठन होता था, मुस्लिम संगठन होता था, जिसमें वो लोग अपने धर्म के बारे में, धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बात करते हैं और वही आगे जाके मजलिस बनता है। तो जो राजा वहाँ के हुआ करते थे उनके पैरेलल में ही एक मतलब जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी बना दिया गया और जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं, जितने भी न्यू रूल बनेंगे, जितने भी काम होंगे उसमें वो लोग इंक्लूड रहेंगे, उन्हें जानकारी उसके बारे में होना चाहिए। और उसी टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1917 में स्टार्ट हो जाता है और रसिया है जो ऑलरेडी बहुत सारे लड़ाई में इंक्लूड था तो वो वहाँ पे ईरान को छोड़ के और वापस चला जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्हें प्रॉफिट जनरेट हो रहा था ऑयल बेच के, वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाहरी जब प्रेशर उन्हें पड़ता है, बाहर से जब दबाव आता है तो उन्हें भी वापस जाना पड़ता है। और उसी टाइम पे जो ब्रिटिश है वो तो मतलब होता है कि जब उन्हें एक सोने की चिड़िया हाथ में लग जाती है तो वो छोड़ के जाने की नहीं सोचते हैं। और उसी टाइम पे जो ब्रिटिश हैं वो एक गेम खेलते हैं, वहाँ के जो ईरान के जो आर्मी के हेड, मिलिट्री हेड हैं रेजा करके, मोहम्मद रेजा करके, उनसे वो बात करते हैं और उन्हें इतना पावर दे देते हैं कि वहाँ पे तख्ता पलट करवा देते हैं और जो वहाँ के राजा हैं उन्हें उनके पद से हटा के वो खुद राजा बन जाते हैं। और उसके बाद 1925 में वो खुद राजा बनते हैं और वहाँ से वो क्या है, उन्हें पता था, जो मोहम्मद रेजा जो वो बने थे, किंग बने थे, उन्हें ये बात पता है कि जो मजलिस है उसे हटाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके साथ जनता है तो उन्हें नहीं हटा सकते हैं। लेकिन उनका जो पावर था ईरान में उस पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर माना जाए तो बहुत ज़्यादा मजलिस के पास पावर थी और उनके पावर को ही कम कर देता है। और वहाँ से उसके बाद लगभग 1925 से लेके 1979 तक उनमें ईरान में इतना वो मॉडिफिकेशन करते हैं, यूरोपियन कल्चर ले आते हैं, जो होता है लड़कों को मतलब फॉर्मल कपड़ा पहनना जरूरी है, लड़कियों को मतलब कि वो ये नहीं बुर्का नहीं डाल सकती, मस्जिद में वहाँ पे चेयर लगा दिया और बहुत सारे ऐसे कल्चर वहाँ पे यूरोपियन कल्चर बना देते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम से लेकर के 1951 तक जो वहाँ के जितने भी मतलब जो ब्रिटिश थे जितने भी प्रॉफिट निकालते थे उनका वो एनुअल अमाउंट जो सेट था और जो भी एक 16% अमाउंट फिक्स था वो देते रहते हैं और उसके बाद वहाँ से चलते रहता है। लेकिन वहीं पे वो जो मजलिस, मैंने मजलिस के बारे में जिसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ,
जो वहाँ वहीं टाइम पे मजलिस जो थे, मजलिस में से ही एक व्यक्ति निकलते हैं मोहम्मद मोसादिक करके। वो इस जितने भी कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जो भी चल रहा था, उससे वो नाराज होके और प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, हमारे देश के साथ तो ये नाइंसाफ़ी है कि हमारे तेल को ही कोई और बेच रहा है। और उस टाइम पे जो यूएसए था, आज का जो यूनाइटेड स्टेट है, वो भी वहाँ पे आके सेम जैसे 50% 50-50 ब्रिटिश और यूएसए ने दोनों ने बांट लिया था, और वो दोनों ही वहाँ से ऑयल निकाल के और बेच रहे थे। तो आप लोग खुद सोचिए, जो अमेरिका आज कहता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, सारे देशों को एक समान मान के रखते हैं, और वो खुद दूसरे देश में जा करके वहाँ पे से ऑयल निकाल के बेच रहा है और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और उसके बाद मोहम्मद मोसादिक हैं जो वहाँ पे अपने जनता को जोड़ के और फ्री कर देते हैं, जितने भी ऑयल थे वो फ्री कर देते हैं। और यूएस यहाँ पे बहुत घटिया गेम खेलता है जो अमेरिका है। उसके बाद वहाँ पे कई सारे कई सारे प्रतिबंध वहाँ पे लगा देता है ईरान के पास कि तुम तेल बेच नहीं सकते, अदर कंट्री को कह देता है कि तुम तेल खरीद नहीं सकते, और बहुत सारी ऐसे मतलब चीज़ें कर देता है जिसकी वजह से ईरान का इकोनॉमी जो डूबने लगता है वहाँ पे। लेकिन जो वहाँ के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, और उसके बाद फिर से वो जो अमेरिका था और ब्रिटेन था, वो दोनों फिर से प्रॉफिट जनरेट करने लगते हैं, और वहीं से दूसरा गेम स्टार्ट होता है। फिर ईयर आता है 1963। वहाँ पे भी जैसे मजलिस से ही पहले तो मोहम्मद मोसादिक निकले थे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करके अपना देश को एक मानिए तो फ्री करा दिए थे। और वहीं से फिर एक वहाँ के मानिए तो सबसे पढ़े लिखे इस्लाम के जो ईरान में अगर कोई विद्वान रहते थे तो वो थे खुमैनी, अहमतुल्लाह रुहेला खुमैनी। और वो सेम जैसे मोहम्मद मोसादिक ने किया था, वो भी सेम डिटो वही काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ से कुछ बढ़ के करते हैं। वो ये कहते हैं कि देश पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का रूल नहीं रहना चाहिए, वो अल्लाह के हिसाब से ही चलेंगे। और ये सब जब भाषण देते हैं, कोई अगर गुरु भाषण देगा इसके बारे में, और जो वहाँ के जो वो थे अयतुल्लाह, वो मतलब पावरफुल एक लीडर मानिए तो थे, और उनकी भाषण में बहुत ज़्यादा दम था, और इसके वजह से वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और उसी टाइम पे 1979 में ही जो मोहम्मद रेजा दो वहाँ के राजा थे, उन्हें इतना वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, इतना मतलब प्रोटेस्ट होता है कि उसके वजह से उन्हें कैंसर की बीमारी के बहाने को बना करके और उन्हें अमेरिका जाना पड़ता है। और उसके बाद अयतुल्ला जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे शरिया कानून लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि नहीं यहाँ पे हमारे हिसाब से ही चलेगा, और वहाँ पे वो शरिया कानून लाते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध वहाँ पे लगा देते हैं कि नहीं, सिर्फ इस्लाम के हिसाब से ही यहाँ पे अब चलेगा और दूसरा कोई यूरोपियन कल्चर नहीं चलेगा। और बहुत लोगों को इसमें ये भी मानना है कि जैसे अगर 1917 से पहले 1979 से पहले अगर माना जाए तो अगर मोहम्मद रेजा जो थे वहाँ के किंग, अगर उनके हिसाब से ईरान चलता तो आज जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती।